तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 82 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को लेजर कैनन मिल चुका होता है जिसे लेकर वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार सकता है। अब वो एशिया की तरफ भी निकल चुका होता है। अब लू फेंग घर को वापस लौट रहा होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लू फेंग अपने आर्क ब्लेड कटर और सोरिंग शटर दोनों को एक साथ यूज कर पा रहा होता है। और लू फेंग ने माउंटेन ड्रिल के सेकेंड स्टेज को भी सीख लिया होता है। अब लू फेंग को जीआई का कॉल आता है, जहाँ पे जीआई लू फेंग से पता चलता है कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट शहर को तबाह करके एशिया में बढ़ गया है और वहाँ पर भी उसने अटैक चालू कर दिया है। अब इसे सुनकर लू फेंग चिंतित हो जाता है, क्योंकि एशिया में ही चाइना आता था और चाइना खुद उसका देश हुआ करता है। अब इसके बाद सीन चेंज करके एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी जगह तबाही मची हुई होती है और वहाँ ऐसा लग रहा था कि कई हजार टन्स के एक्सप्लोजन हुए हैं। अब लू फेंग सीधा अपने फैमिली के घर आता है और वहाँ पे उनसे मिलता है और उनसे उनका हालचाल पूछता है। और वहाँ पे आ जाने के बाद लू फेंग को पता चलता है कि उनके देश के लगभग 5 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। अब ये सुनकर लू फेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके 5 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि स्वेलिंग बीस्ट मेन सिटी पे अटैक कर रहा होता है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, इसी कारण इतने सारे लोग मारे गए। अब इंसान उस बीस्ट के सामने सिर्फ एक कीड़े मकोड़े के जैसे ही थे और यहाँ पे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। और यहाँ पर उस बीस्ट ने रात भर में सारे बेसेस को तबाह कर दिया होता है और सारी खबरें न्यूज़ में भी चल रही होती है। लेकिन तभी लू फेंग के पास एक कॉल आता है, जिसमें कि जीआई कहती है कि 12 एम्परर लेवल मॉन्स्टर यांगजियान सिटी में ईस्टर्न साइड निकल चुके हैं और लू फेंग को वहां पर पहुंचकर उन सब की मदद करने के लिए कहती है। अब फोन कट होता है और लू फेंग अपने फैमिली के पास जाता है और लू फेंग उन्हीं 3 रोबोट्स को निकालता है जिससे कि वो आर्कियोलॉजिकल रूल्स 12 से मिले होते हैं और उन्हें वो ऑर्डर देता है कि वो उसकी फैमिली की हिफाजत करे। और वहाँ से वो ये कहते हुए निकल जाता है कि अगर कोई खतरा हुआ तो तुम लोग सीधे ग्रेविटी रूम में ही चले जाना। अब लू फेंग वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से लू फेंग मिंगयू डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल जाता है और वो फ्लाई करते समय बबाता से उन लिक्विड सिल्वर के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या वो लेजर कैनन बन गई है जिससे कि हम उसे मारने वाले हैं। तो बबाता कहता है कि उन लिक्विड सिल्वर गार्ड्स को रिपेयर करने में अभी 3 दिन लग जाएंगे और वो X-81 मॉडल शिप के वेपन के बारे में बताता है कि अभी मैं उसे बना रहा हूँ। अब ये सुनकर लू फेंग को थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर लू फेंग उसी लेजर कैनन के पावर के बारे में पूछता है कि आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो बबाता कहता है कि ये स्टार लेवल 6 के बंदे को आराम से मारने के कैपेबल है और इसके सामने वो स्पेस बीस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए बबाता को कम से कम 30 घंटों की समय की ज़रूरत होती है। अब लू फेंग भगवान से प्रार्थना ही कर सकता था। अब उसी के साथ टीवी पे न्यूज़ भी आ रही होती है कि साउथर्न मिलिट्री बेस डेंजर में है और वहाँ पे 6 एम्परर लेवल मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। अब इसे देखकर सारे लोग के दिल सहम से जाते हैं और सबको पता था कि उन बेसेस के यहाँ पे लेजर कैनन तबाह हो चुका है और उन लेजर कैनन के बिना हम 6 एम्परर लेवल मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते और सब निराश हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक इंसान को दिखाया जाता है जो वहाँ उड़ते हुए आता है और वो ब्लड रेड आर्मर में था और वो सोरिंग शटर पे खड़ा हुआ था और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। और टीवी में रिपोर्टिंग कर रहा रिपोर्टर शॉक होते हुए कहता है कि अभी ये रिप्रेजेंटेटिव लुओ फेंग है और इनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, जो कि 5610 मीटर पर सेकेंड थी। और ये स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि किसी के भी होश उड़ा देते हैं। और ये देखकर स्टार ट्रैवल वाले बंदे भी शॉक हो जाते हैं। और ये स्पीड इतनी थी कि खुद होंग और थंडर गॉड भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब लू फेंग उन 6 एम्परर लेवल मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है और वो उन बीस्ट के साइज में भी एक चींटी के बराबर नजर आ रहा था, क्योंकि वो बीस्ट
नहीं भी तो 200 मीटर लंबे थे और लू फेंग उनके सामने बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। अब लू फेंग 1 वर्सेस 6 कर रहा होता है और उसके सामने 6 एम्परर लेवल मॉन्स्टर खड़े थे, लेकिन तभी एक जेलीफिश टाइप एम्परर लेवल मॉन्स्टर आता है और वो अपने पॉइजन से लू फेंग पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे वो जेलीफिश के पॉइजन धरती का सबसे खतरनाक पॉइजन में से एक था और लू फेंग उस पॉइजन के अंदर था, जिससे देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं कि क्या लू फेंग बच पाएगा इस पॉइजन से, क्योंकि उसका पॉइजन बहुत ही खतरनाक था। लेकिन लू फेंग उस पॉइजन से सेफली बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ अपने स्पीड पावर की मदद से बैरियर बनाया हुआ था। और फिर लू फेंग बाहर आते ही हमला कर देता है और हमें जैसे कि पता है कि लू फेंग अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए वो अपने आर्क ब्लेड कटर को निकालता है और उन्हें मारने लगता है। और एम्पर लेवल बेस्ट होने के बावजूद भी लू फेंग उन्हें मार पा रहा होता है और ये देखकर सारी जनता खुश हो जाती है और उनमें जीने की एक आशा बढ़ जाती है। लेकिन लू फेंग ईस्टर्न साइड को संभाल रहा था और उधर साउथर्न साउथ में भी अटैक हो चुका था और वहां की स्थिति बिगड़ने लगती है। और इसी के साथ कई और रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाते हैं जो कि उन्हीं एम्परर लेवल मॉन्स्टर का सामना करने लगते हैं। और अब फिर आता है जनवरी 14, जहां पे अनगिनत मॉन्स्टर समुंदर से बाहर निकल रहे होते हैं और सारे लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को लड़ता देखकर बाकी के रिप्रेजेंटेटिव भी लड़ने के लिए जोश में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो जीतेंगे उनमें वहाँ जीतने की और भी उम्मीद बढ़ेगी। लेकिन वो एम्परर लेवल मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे और उनमें से कुछ वीक भी थे। लेकिन असल प्रॉब्लम उनकी संख्या थी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव की संख्या सिर्फ 90 ही थी और जो कि स्टार ट्रेवल लेवल पे थे। लेकिन वही एम्परर लेवल मॉन्स्टर की संख्या 903 हो गई थी और ये ह्यूमन से 10 गुना ज़्यादा थी। अब उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लू फेंग, मो हेंडरसन, ईस्टबॉर्न ही थे जो कि एम्परर लेवल मॉन्स्टर को मार पा रहे थे। और यहाँ पे लू फेंग ने उन 6 एम्परर लेवल मॉन्स्टर को भी आराम से मार दिया होता है। और हमें बताया जाता है कि जितने और स्टार ट्रेवलर लड़ रहे हैं उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है एक एम्परर लेवल मॉन्स्टर से फाइट करने में। लेकिन लू फेंग की तो बात ही अलग थी, वो जहाँ जाता वहाँ पे मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है और उसने लगभग 37 एम्परर लेवल मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और अगर पूरे चाइना के स्टार ट्रेवल को भी मिला दिया जाए फिर भी वो लोग इसके आधे भी एम्परर लेवल मॉन्स्टर को नहीं मार पाए होंगे। और इसी कारण लू फेंग का नाम सब जगह छा गया होता है। लेकिन इतना से भी कुछ नहीं होने वाला था और समुंदर से वही दोनों ग्रैंड एम्परर लेवल के मॉन्स्टर निकलते हैं, जिससे कि होंग और थंडर गॉड भी डरा करते थे। और वहाँ पे ऑक्टोपस बीस्ट एम्परर आता है और वो दोनों बीस्ट उस मिस्ट्री आइलैंड वाले एम्परर से ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उन्होंने रियल फाइट करके अपना इस मुकाम पे हासिल हुआ था। और वो दोनों ग्रैंड एम्परर भी हमला कर चुके थे। अब यहीं पे लू फेंग उस ग्रैंड एम्परर मॉन्स्टर के पास जाता है और कहता है कि तुम होंग और थंडर गॉड को तो डरा सकते हो लेकिन मुझे नहीं। और वो अपने ब्लेड आर्क कटर से उस पर हमला कर देता है। अब इसी बीच लू फेंग को एक न्यूज़ मिलती है कि जब वो इधर लड़ रहा था तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने डोजो ऑफ लिमिट्स के हेडक्वार्टर्स पे हमला कर दिया था, ताकि वो होंग और थंडर गॉड को मार सके। तब उन्हें दोनों एम्परर लेवल मॉन्स्टर ने उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बता रखा था कि अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई खतरा होगा तो वो होंग और थंडर गॉड से होगा। लेकिन होंग अभी उस स्टेलर शिप में होता है जिससे कि वो बचा हुआ था। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो उन्हीं एम्परर लेवल 20 से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उनके डिफेंसेस बहुत ही अच्छी होती है। इससे लू फेंग अपने आर्क ब्लेड कटर को कर्व गोल्डन ब्लेड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि बहुत ही नुकीली होती है और वो सीधे जाके उसके ब्रेन पे अटैक कर देता है। और इसी कारण ऑक्टोपस मॉन्स्टर डर से चीख उठता है और वो लू फेंग पे पॉइजन से अटैक कर देता है। और इसी कारण लू फेंग उस पॉइजन में समा जाता है और इसे देखकर सारे लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस का पॉइजन इस वर्ल्ड का नंबर 1 पॉइजन था। लेकिन तभी
उस एम्परर लेवल मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो दर्द में कांपने लगता है और वो बीस्ट का सर फट जाता है और वो ऑक्टोपस बीस्ट मारा जाता है और वो मरकर पानी में गिर जाता है और वो 2 ग्रैंड एम्परर में से एक मर गया होता है और लू फेंग उसके पॉइजन की क्लाउड में से अपने सोरिंग शटल से बाहर निकालता है और इस बार भी लू फेंग ने अपने स्पीड पावर की मदद से उस पॉइजन से इम्यून होता है। और यहाँ पे बबाता लू फेंग के माइंड में कहता है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो, तुम तो इसे सुबह में नाश्ते में पका कर खाना चाहिए। अब धरती पे जितने भी लोग थे वो सारे लू फेंग के इस कारनामों को देखकर शॉक होते हैं और यहाँ तक कि स्टार ट्रैवल लेवल वाले बंदे भी हैरान थे, क्योंकि इतने सालों बाद होंग और थंडर गॉड जिनसे डील नहीं कर पा रहे थे उसे लू फेंग ने आखिरकार हरा ही दिया। और यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि लू फेंग सच में एक जीनियस है, क्योंकि वो 1 साल पहले ही 3rd और 4th एल्डर को टक्कर दे पा रहा था, लेकिन अब वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो होंग और थंडर गॉड जितने पावरफुल को टक्कर दे सकता है। अब फिर सीन चेंज करके हमें डोजो ऑफ लिमिट्स के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहां पे अभी भी गोल्डन बीस्ट उस स्टेलर शिप पे हमला कर रहा होता है ताकि वो होंग और थंडर गॉड को मार सके। अब जब होंग को लू फेंग के ग्रैंड एम्परर को मारने की न्यूज़ मिलती है तो होंग भी सरप्राइज होता है और कहता है कि अब वो इस वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिरिट रीडर है और वो थंडर गॉड से ज़्यादा दूर नहीं है पावर के मामले में। लेकिन तभी थंडर गॉड जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी फैलने लगती है और ये देखकर होंग भी हैरान होता है और तभी पूरे रूम इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में फैल जाता है और चारों तरफ थंडर ही होती है। और यहाँ पर थंडर गॉड भी एक डोमेन को पोजेस करता है, बिल्कुल होंग की तरह ही। और इसे देखकर होंग थंडर गॉड को कांग्रेचुलेशन कहता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं कि हम भी अब निकलेंगे और सबको मारेंगे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या होंग और थंडर गॉड उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार पाते हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।